दोस्तों, यमन पर हमला करने के बाद इजराइल बुरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक वाजिब तर्क है, वाजिब बात है, वाजिब खबर है मेरे पास। हुआ दरअसल क्या है कि यमन ने एक ऐसा हथियार इजाद कर लिया है जिससे पूरा इजराइल खौफजदा है। यहां तक कि यमन की जो सरकार है, उसके जो मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुतीज ने जो है वो एक बड़ा खतरनाक उसने हथियार इजाद किया है। हुतीज विद्रोहियों की बात कर रहा हूं मैं। और यमन की सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बात कही है। ये जरा ट्वीट देखिए, नेक्सा का ट्वीट है, बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म, ग्लोबल न्यूज प्लेटफॉर्म है। खबर देखिए जरा। बताया गया, Houthis have started producing chemical weapon with Iran's support. ईरान की मदद से यमन के हूती विद्रोहियों ने केमिकल हथियार विकसित कर लिया है। यह बात कहा है, किसने कहा है? This was announced by Yemen's information minister. यमन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की यह बात है। यह कोई उड़ती हुई खबर नहीं है, यह हवा की खबर नहीं है, यह एकदम पुख्ता खबर है। और ये बात अगर किसी चुनी हुई सरकार का कोई मंत्री कह रहा है तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा असर होता है। और उसके इस बयान के बाद द नेशनल ने यह खबर की, देखिए, यमनी मिनिस्टर्स अक्यूज हौथीज रेबल टू मैन्युफैक्चरिंग केमिकल वेपन। यह बात कही गई दोस्तों, यह पूरी खबर पढ़िए। मुअम्मर इरयानी नाम है इनका, जो मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि हौथीज ने जो है ऐसा हथियार इजाद किया है, केमिकल हथियार इजाद किया, और साथ में उस हथियार का इस्तेमाल वो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन में भी कर चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन में कर चुका है। यही जो बात है, ये इजराइल के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाली बात है। क्योंकि इजराइल जो है, उसने जब से यमनी प्रधानमंत्री को असैसिनेट किया, उनके मंत्रियों को असैसिनेट किया, हूती समर्थक जो थे, हूती कमांडर्स को असैसिनेट किया, उस दिन से यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 3 से 4 हमले किए बीते हफ्ते। एक हमला पैलेस्टीन मिसाइल के जरिए, दूसरा हमला जुल्फिकार मिसाइल के जरिए, तीसरा हमला ड्रोन्स के जरिए किया, और चौथा रेड सी में इजरायली शिप को निशाना बनाया। और इसमें हूती प्रवक्ता याया सरी ने साफ तौर पर बताया कि जो पिछला हमला पैलेस्टीन 2 मिसाइल के जरिए किया गया, वो दूसरी बार उस तरीके का ऐसा हमला था जिसमें फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मल्टीपल वॉरहेड, एक मिसाइल और उसके जो बम वाले वॉरहेड होते हैं उसमें मल्टीपल थे। शायद यही वजह है कि इजराइल खौफजदा। और दूसरी तरफ यमन का ही मंत्री कह रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वजह से, इसी बात से इतना ताकतवर मुल्क होने के बावजूद इजराइल चंद हूती विद्रोहियों से खौफ खाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हूती विद्रोही अभी तक, पिछले कुछ साल तक, एक तरीके से आप कह लीजिए कि यमन की जो सेना थी उससे लूटे गए जो हथियार थे उन पर एक तरीके से निर्भर थे। लेकिन अब हूती विद्रोही, उन्होंने अपना स्पेस पूरा क्रिएट कर लिया, उनके अपने हथियार हैं, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। और अब तो कहा जा रहा है कि उन्होंने केमिकल हथियार बनाने की फैक्ट्री भी विकसित कर ली है। ये बात दोस्तों कही गई। और शायद यही वजह है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने खुद को लॉन्ग रेंज ड्रोन टेक्निक तक विकसित कर लिया। और उन्हीं ड्रोन टेक्निक की यहाँ पर बात की गई है, उसी तरफ इशारा किया गया है दोस्तों, कि वो अपने ड्रोन्स में और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ये अपने आप में वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा खतरे की घंटी है इजराइल के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन पैदा करने के लिए। उधर एक और बड़ी खबर सामने आई 2 दिन पहले। एक खबर आई थी कि, और साफ तौर पर आप देखिए कि बाकायदा ऐलान किया गया था, हूतीज की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो
यमन के इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या जरूर करेंगे, बताया था, खून के बदले खून की बात कही गई थी। तो शायद उसी का ये एक तरीका हो सकता है। उधर एक बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई, जरा ये करंट रिपोर्ट की खबर देखिए क्या लिखा गया है। शिन बेट थ्रॉट्स हमास शेल फ्रॉम हेब्रोन दैट प्लान टू असैसिनेट इजराइल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर यूजिंग बॉम्ब लैंड ड्रोन। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि बीते दिनों जो इजराइल की जो इंटरनल मामलों की जो खुफिया एजेंसी है शिन बेट, उसने हेब्रोन में हमास की एक सेल को पकड़ा है और ये सेल ड्रोन बॉम्ब के जरिए इजराइल के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन गवीर, उनको असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था, तैयारी कर रहा था। यानी कि हमास भी चुप नहीं बैठा हुआ है। अगर गजा में इमारतें गिराई जा रही हैं, अगर गजा में जेनोसाइड किया जा रहा है, तो हमास उसका बदला लेने की हर कोशिश कर रहा है। हमास के लड़ाके हर कोशिश कर रहे हैं। शिन बेट में पकड़े गए ये उस सेल के लोग। उधर लेबनान में क्या कुछ चल रहा है, जरा ये खबर पढ़िए। लेबनान कैबिनेट वेलकम्स आर्मी प्लान्स टू डिसआर्म हिजबुल्लाह, गिव्स नो टाइमलाइन। लेबनान की जो कैबिनेट है, लेबनीज कैबिनेट, लेबनान की जो सरकार है, उसकी कैबिनेट ने आर्मी के उस प्लान को एक्सेप्ट किया जिसमें हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात कही गई। उस योजना को एक्सेप्ट किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसका कड़ा विरोध किया। हिजबुल्लाह सहित दो अलग अलग संगठनों के 5 मंत्रियों ने इस कैबिनेट बैठक का विरोध किया। और साफ तौर पर दोस्तों ये खबर देखिए, अल जजीरा की खबर है, आप इसको देखते रहिए, मैं आपको इसका पूरा हिंदी तर्जुमा बताता हूं। इसमें यह बताया गया कि हिजबुल्लाह लेबनान की सेना ने सरकार को एक योजना बताई, एक अपना प्रस्ताव रखा और उसमें बताया गया कि लेबनान को डिसआर्म किया जाए। और उसमें यह बताया गया कि हथियार रखने का अधिकार सिर्फ सेना और सरकार के पास होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिसआर्म करने की कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। इसके पीछे भी खेल है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो बैठक थी, इसमें हिजबुल्लाह और अमल, ये जो 2 संगठन है, 2 मूवमेंट है, इनके 5 मंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि अगर उन मंत्रियों के बिना कैबिनेट कोई भी फैसला लेती है तो वो फैसला हिजबुल्लाह नहीं मानेगा। और यह भी कहा कि अगर उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती की गई तो लेबनान में गृह युद्ध छेड़ देगा हिजबुल्लाह, सड़कों पर उतरेगा, प्रोटेस्ट होंगे, जाने जाएंगी। ये बात कह दी गई दोस्तों। अब ये हिजबुल्लाह कर क्यों ऐसा रहा है, उसके लिए आपको लेबनान में इजरायली दखल को समझना पड़ेगा। लेबनान में लगातार स्ट्राइक करता रहता है इजराइल। दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा का भी बात सामने आती है और शायद यही वजह है कि हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं कर रहा है। उसने साफ तौर पर कहा कि तब तक वो डिसआर्म नहीं करेगा जब तक इजराइल जो है लेबनान के दक्षिणी हमलों पर, दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा अपना बरकरार रखेगा, तब तक जो है हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं करेगा। दूसरी बात, लेबनीज गवर्नमेंट ने सेना के उस प्रस्ताव को तो माना, लेकिन हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी, क्योंकि सरकार ये जानती है और सेना भी ये समझती है कि लेबनान अभी मौजूदा वक्त में उस परिस्थिति में नहीं है कि वो इजराइल जैसे देशों से लड़ पाए। ना तो उसके पास संसाधन है, ना तो उसके पास हथियार है, ना तो उसके पास इतना बड़ा सपोर्ट है। और शायद यही वजह है कि हिजबुल्लाह लेबनान में बड़ा ताकतवर है। भले ही वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हो, लेकिन लेबनान में अपनी वो एक ताकत रखता है, वो सरकार में उसके मंत्री। ये बात दोस्तों कही। उधर गजा में जबरदस्त तरीके से एक्शन कर रहा है इजराइल। इमारतों को गिरा रहा है, ध्वस्त कर रहा है, लोगों को बेघर कर रहा है। जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दोस्तों गजा का एक टावर है जिसका नाम बताया जा रहा है अल-सूसी। ये पश्चिम गजा का हिस्सा है और वहां का अल-सूसी टावर है। इसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए सेकंडों में देखिए किस तरीके से धराशायी कर दिया, किस तरीके से ढहा दिया। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर
देख सकते हैं। अल-कुद्स नेटवर्क के हवाले से यह खबर है जिसमें बताया गया कि ये जो फुटेज है ये दिखाती है कि इजरायली एयरक्राफ्ट ने कैसे पूरी तरीके से अल-शूशी टावर को जो है वो धराशायी कर दिया और इस हमले में, इस कार्रवाई में सैकड़ों परिवारों को बेघर होना पड़ा है, ये बताया गया। और साथ में बताया गया कि ये जो हमला है ये इजराइल के उस अभियान का हिस्सा है जिसमें गजा के दसियों लाख लोगों को गजा से बाहर निकालने की योजना है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये इसी हमले की थोड़ा सा दूर का एंगल है। देखिए अचानक से एक एयर स्ट्राइक होती है और उसके बाद पूरा का पूरा टावर कुछ सेकंड में जमींदोज हो जाता है। इसी के कमेंट में नीचे आएंगे तो आपको लगेगा देखिए कहां पर इलाके में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया है और इस तरीके से लोग वहां पर भाग रहे हैं, अफरा तफरी का पूरा माहौल हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार इजराइल जहां गजा में एक्शन कर रहा है, लगातार जेनोसाइड कर रहा है, लोगों को मार रहा है, डेली कम से कम 100-200 लोगों को वहां पर मारा जा रहा है, यह स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि जो गजा है उसको लेकर के अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इजराइल का, पहली चीज। और दूसरा यमन को लेकर के उसकी क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।